क्लास 11 कॉमर्स वेलकम्स यू। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी ले रहे हैं और चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इससे पहले वाले बिजनेस स्टडी के वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था और उनका डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट्स होते हैं, आखिरी छोर, जिनको पाने के लिए बिजनेस की सारी एक्टिविटीज डायरेक्टेड होती हैं, निर्देशित की जाती है। मींस वो एंड पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिनको पाने के लिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइज अपनी एक्टिविटीज करता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे की बात कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब होता है इन नंबर्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10% इंक्रीज इन सेल, तो 10% हमें इंक्रीज सेल करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। केवल सेल को इंक्रीज करना है या सेल को बेटर करना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जब तक वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में या स्पेसिफिक टर्म्स में ना काउंट हुआ हो। तो ऐसा हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे जो क्वांटिटेटिव हो और जो अचीवेबल हो, जिसको हम आसानी से अचीव कर सकें। अब ऑब्जेक्टिव को भी हम क्लासिफाइड करते हैं बच्चों कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव वैसे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काम नहीं चलता। हम ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहला क्लासिफिकेशन है यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है आपका ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। द एक्टिविटीज विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, वो एक्टिविटीज जो मनी जनरेट करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो मनी से ही रिलेटेड है, मींस हम ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करें। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फर्दर क्लासिफाइड है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यहाँ पर सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। हम अपने बिजनेस को कैसे एग्जिस्टेंस कर सकते हैं इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हमारा बिजनेस तभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है अगर हमारा बिजनेस कॉस्ट को कवर कर रहा है। मींस जितना पैसे हम खर्च कर रहे हैं सामान को बनाने में, कम से कम उतना पैसा जनरेट करें या उतना रेवेन्यू मार्केट से जनरेट करें, तभी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। आफ्टर वी गेटिंग द सर्वाइवल वी स्टार्ट थिंकिंग द प्रॉफिट। जब हम सर्वाइव कर लेते हैं, मींस 2-3 साल तक हमारा बिजनेस सर्वाइव हो जाता है, तब हम प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, मींस अर्निंग मोर मनी। मोर मनी तब अर्न करेंगे, मींस प्रॉफिट तब हम अर्न करेंगे जब हम कॉस्ट को कवर कर रहे होंगे या 2-3 साल तक सर्वाइव कर चुकेंगे अच्छी तरीके से। हमारा बिजनेस तभी प्रॉफिट अर्न करेगा जब हम रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। हम रिस्क तब कम ले रहे थे जब हम कॉस्ट को कवर कर रहे थे, मींस सिर्फ कॉस्ट को कवर करना है तो हम रिस्क कम ले रहे थे। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट पाना है तो हम रिस्क भी ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हमारा बिजनेस सर्वाइव कर चुका है। तो प्रॉफिट यहाँ पर रिवार्ड ऑफ द रिस्क बियरिंग होता है कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रॉफिट अर्न करने की संभावना होगी। थर्ड आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस तभी एक्सपेंड कर पाता है जब हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करते हैं। जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड या ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कंसर्न होते हैं हमारी सोसाइटी से। हमारे सोसाइटी के जितनी भी ऑब्लिगेशन होते हैं उनको फुलफिल करना एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारा बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो कर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव को भी कवर करना पड़ेगा। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हर एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है कि जिस सोसाइटी में वो बिजनेस वर्क कर रहा है उस सोसाइटी के लोगों को, उस सोसाइटी के कंसर्न पीपल को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट या सर्विसेज वो प्रोवाइड करें। हमारा बिजनेस जब तक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा तभी हमारे कस्टमर ज्यादा क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हर एक बिजनेस की जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनको दूर रहे, उनसे वो दूर रहे। जितनी वो फेयर प्रैक्टिसेस या फेयर डीलिंग्स करेगा उतनी ही उसकी गुडविल मार्केट में या कस्टमर के माइंड में बनेगी। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो हमारी सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है,
हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा पढ़ते भी हैं 9th 10th 11th तक। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की जिम्मेदारी भी उस बिजनेस की बन जाती है जिस जगह वो बिजनेस अपना एंटरप्राइज काम कर रहा है। जिस जगह बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट की संभावना या अपॉर्चुनिटी दे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट की संभावना देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, तभी वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। जो भी बिजनेस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको गवर्नमेंट या लॉ बैन कर देता है कि पॉल्यूशन क्रिएशन हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। उससे हमारी हेल्थ भी क्या होती है, खराब हो जाती है, हम उससे परेशान भी रहते हैं। तो जो हर एक बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉल्यूशन फ्री या एनवायरमेंट फ्री मेथड्स का उपयोग करे। जितने एनवायरमेंट फ्री या फ्री मेथड वो उपयोग करेगा तो उतना ही सोसाइटी के अंदर पॉल्यूशन का कम होना शुरू होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द कंसर्न एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय जिस बिजनेस एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं उनसे ही संबंधित होते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे अपने एम्प्लॉयज के जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल करे। अब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? पहला लिखा है बच्चों मैंने प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, कि जिस जगह हमारे एम्प्लॉयज फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उस जगह की वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जब वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा बनेगा और एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स भी अच्छे देगा। नेक्स्ट है बच्चों पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी मिलनी चाहिए। हर एम्प्लॉयज के माइंड में ये होना चाहिए कि जितनी वो मेहनत कर रहा है उस मेहनत के हिसाब से उसे सैलरी मिल रही है। और दूसरा कि जो दूसरे कंपटीटर्स एंटरप्राइजेस हैं उनके इक्वलेंट उसको सैलरी मिल रही है। जैसे कि सपोज करो अगर मैं एक्स एंटरप्राइज में काम करता हूं और मुझे 10,000 20,000 सैलरी मिल रही है और दूसरा वाई एंटरप्राइज अगर 30,000 सैलरी दे रहा है या 40,000 सैलरी दे रहा है तो मुझे रहेगा कि मुझे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्स एंटरप्राइज के अंदर कम सैलरी मिल रही है। तो एक्स एंटरप्राइज की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी दे जो कॉम्पिटिटिव हो, जो समान हो। नेक्स्ट है बच्चों पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय जिस एंटरप्राइज के अंदर काम करता है उस एंटरप्राइज के अंदर उसे ग्रोथ और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज या अपने स्किल्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल या 15 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और वो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसे ग्रोथ के चांसेस या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट करने के पूरे मौके दे, साथ साथ उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाए। ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे जैसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती है तो उसके स्किल्स भी आसानी से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट पीर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है यहाँ पहचान और पीर मतलब होता है हमारे सहकर्मी, जो हमारे कलीग्स होते हैं। एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉयज चाहता है कि जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है या जिन कलीग्स के साथ मिलकर काम कर रहा है उस ग्रुप के अंदर उसकी पहचान हो। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज ये करता है पीर रिकॉग्निशन के लिए कि जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके अचीवमेंट वो अपने नोटिस बोर्ड में पिन अप कर देता है कि उसको देखकर जो दूसरे एम्प्लॉयज है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर वो भी मोटिवेट हो। तो वहां पर जिस एम्प्लॉयज ने कोई टास्क अचीव करा है, कोई अच्छा काम किया है, तो उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस दूसरों को बताई जा रही है। तो दूसरों को बताना, दूसरों के सामने उसको शाबाशी देना, ये होता है बच्चों पीर रिकॉग्निशन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस बिजनेस के अंदर क्या है इसको पढ़ना है। आपको मालूम ही है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस हम रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो पहला इसमें मैंने लिखा है सर्वाइवल। सर्वाइवल माने होता है जीवित रहना या बने रहना। बिजनेस तभी सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म्स तक जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो प्रॉफिट का रोल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा। अगर उसे बिजनेस को लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो उसे प्रॉफिट अर्न करना ही होगा। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिजनेस एंटरप्राइज लॉस ही बियर कर रहा है या लॉस ही फेस कर रहा है और वो लगातार बिजनेस करता चला रहा है ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम। तो आपको बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा
तभी आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर बच्चों एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब होता है कि बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन आप कितना बड़ा कर रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन जब बड़ा होता है तो उसको कहते हैं हम एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और स्केल ऑफ ऑपरेशन तभी इंक्रीज हो सकता है या बढ़ सकता है जब आप हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे या अपॉर्चुनिटीज होगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए। एक्सपेंड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपकी अभी एक ब्रांच है और 2-3 साल बाद जब आपने प्रॉफिट अर्न करा तो आपकी 2 और 3 ब्रांचेस हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ग्रोथ का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी आप 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, 2 साल बाद आप 50,000 यूनिट सेल करने लग जाए और 3 साल बाद आप 1 लाख यूनिट सेल करने शुरू कर दें, तो आपका बिजनेस यहाँ पर अब ग्रोथ करने लगा। तो ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और ज्यादा रिसोर्सेज अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों सिंबल ऑफ इफिशियंसी। सिंबल ऑफ इफिशियंसी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस कितना कैपेबल है, और जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतने ही ज्यादा आपका बिजनेस की कैपेबिलिटी शो होगी कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा इफिशिएंट वर्क कर रहा है। इफिशियंसी का पता तभी लगता है जब कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरी ब्रांच है बिजनेस एंटरप्राइज की जो हर साल अपनी सेल को इंक्रीज करती चली जा रही है, तो वो बिजनेस एंटरप्राइज इफिशिएंटली काम कर रही है। तो वो कैसे काम करेगी, जब सेल वो कैसे इंक्रीज करेगी, जब वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगी। जब प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगी तभी हम रिसोर्सेज अगले साल के लिए अरेंज कर पाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज अरेंज कर पाएंगे, तब ज्यादा ही हम सेल कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी, सिंबल ऑफ इफिशिएंसी। नेक्स्ट है बच्चों रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। अब रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग का मतलब ये है कि बिजनेस एंटरप्राइज रिस्क लेता है बिजनेस करने के लिए, तभी वो उसको प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब आप रिस्क बियर करेंगे। अगर आप बिजनेस में रिस्क बियर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो प्रॉफिट है वो एक प्राइस है फॉर द बियरिंग ऑफ रिस्क। अगर आप रिस्क बियर कर रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो रेपुटेशन एंड गुडविल। रेपुटेशन और गुडविल का मतलब यहाँ होता है नेम एंड फेम, पहचान। आपके बिजनेस को पहचान तभी मिलती है जब आपका बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा अर्न करता है। उसी बिजनेस की गुडविल या रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छी होती है जो बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। जिन बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम होती है या जो बिजनेस लॉस बियर करते हैं उस बिजनेस की गुडविल भी कम होती है। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको नोट्स पीडीएफ में लिंक में प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ भी दूंगा। थैंक यू बच्चों।